Assalamu alaikum friends, welcome to our channel Learn Differently. Today we will talk about ionization energy. आज हम लोग बात करेंगे कि ionization energy क्या होता है और इसका क्या मतलब है। देखिए ये जो वर्ड है आइन, द वर्ड आइन, आइन इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड इज़ आइन। आइन इज़ एनी चार्ज स्पीशी, कोई भी चार्ज स्पीशी, कोई भी एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो विच इज़ हाईली अनस्टेबल इज कॉल्ड आइन। नाउ आइन से निकला आयनाइजेशन, मतलब किसी चीज़ को उसके आइंस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी आइन को लेते हैं? कैटाइन को, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकती है बट कम से कम इतनी एनर्जी हो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, कि कम से कम इतनी एनर्जी हो कि हम निकाल सकें, बाहर निकाल सकें एक एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को, और वो एटम किस तरह होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, गैशियस एटम होना चाहिए। अब हम गैशियस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम सॉलिड एटम लेंगे तो एनर्जी से वो हीट एनर्जी दें या फिर कोई भी एनर्जी दें, यूवी एनर्जी दें, तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड लेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेज चेंजेस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि गैस को हम जब एनर्जी देंगे वो किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो आगे आयन बनाएगा। तो जब हम लोग एक एटम को एनर्जी देते हैं, गैशियस आइसोलेटेड एटम को जब हम ये एनर्जी देते हैं उसके वैलेंस शेल को कि वो वहाँ से बाहर निकल जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। ठीक है, और इसके लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि एक अकेले एटम को गैशियस फॉर्म में, ताकि फेज चेंजेस ना हो, फेज चेंजेस को प्रिवेंट किया जाए, जो एनर्जी चाहिए होती है जो हम देते हैं जिसकी वजह से वो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन। जस्ट लाइक सोडियम, आपको पता है अल्कली मेटल है, तो ये Na पॉजिटिव देता है जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। मतलब पहले इसके अंदर कितने थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स, बट अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 10 है लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो तो नहीं हम रिमूव कर सकते। इलेक्ट्रॉन शेल में बाहर, वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, वो हमने रिमूव कर दिए। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो नहीं रिमूव हुए। इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक रिमूव हो गया, पीछे बचे 10। प्रोटॉन 11 के 11 ही हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, जो कि नेगेटिव चार्ज है कम हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इस वजह से इन्हें पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, वैसे भी आप इसकी एक ट्रिक याद करें, एक निमोनिक याद करें कि जब भी हम कोई चीज़ दे देते हैं, किसी के हवाले कर देते हैं, हम अपनी चीज़ से दस्तबरदार हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वी आर पॉजिटिव। और जब हम किसी से कोई चीज़ छीन लेते हैं वी कॉल नेगेटिव। ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको एक निमोनिक के तौर पर याद होगा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी वो सुपीरियर पावर है, वो एकदम से वो उसको अपनी साइड से हट जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये सिर्फ एक निमोनिक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम इन द गैशियस स्टेट अब आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आइसोलेटेड नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स एक साथ होंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा, उसमें मतलब इस तरह एफिशिएंटली रिमूव नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि एक आइसोलेटेड एटम हो और गैशियस एटम हो, ताकि फेज चेंजेस ना हो और ईजीली आयनाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो सके। तो सोडियम को हमने गैशियस फेज में लेना है और इसको कन्वर्ट करना है सोडियम पॉजिटिव आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और इसके लिए जो हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए दैट इज़ 496 किलो जाउल पर मोल। आपको पता है जाउल साइंटिस्ट का नाम था, एंड जाउल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब एक मोल के लिए हमें इतने किलो जॉल एनर्जी चाहिए कि हम सोडियम के एक मोल में से एक मोल सोडियम पॉजिटिव आयंस गेट करें, 496 किलो जॉल पर मोल। और ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी अब्जॉर्ब और नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड। अब इस नेगेटिव, अगर कोई चीज़ नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो से कम होगी। नेगेटिव सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो रिलीज़ हुई है, पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि वो एब्जॉर्ब हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अगर आपसे आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट।
कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में हमेशा कैटाइन बनता है। क्या बनता है? कैटाइन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैटाइन बनता है। कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करके हम एनाइन नहीं बना सकते, क्योंकि ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और उसका इलेक्ट्रॉन इतना अब्जॉर्ब करता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा फाइनली उसे इतनी एनर्जी मिलती है कि वो उस न्यूक्लियस की होल्ड से निकल जाता है और वो शेल में से रिमूव हो जाता है, क्योंकि जो एक शेल की एनर्जी है वही उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। जब उस शेल की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी उसे मिलेगी तो वो उधर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। एटॉमिक साइज is one of the factor, shielding effect is another factor, effective nuclear charge is the third factor. Atomic size के ionization energy is inversely proportional, shielding effect के भी ionization energy is inversely proportional और effective nuclear charge के ionization energy directly proportional है। Now we will find out the reason कि आखिर ऐसा क्यों है, atomic size के inversely proportional क्यों है। देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, वैसे वैसे न्यूक्लियर होल्ड कम हो जाता है, तो वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाता है और उसकी अट्रैक्शन उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है। दैट्स वाई उसको निकालना इजी हो जाता है। तो दैट्स वाई हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम में से निकालने के लिए जो एनर्जी हम उसे देते हैं उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जितना एटम छोटा होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, उतना न्यूक्लियस उसको ज़ोर से होल्ड करेगा और उतना उसको निकालना मुश्किल होगा। लेकिन जितना एटम बड़ा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होगा, इतना उसको निकालना ईजी होगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और शील्डिंग इफेक्ट के भी आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड होगा वही शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड होगा, क्योंकि इन दोनों का ट्रेंड सेम है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब डिक्रीज हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जाहिर है एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितना कम एटॉमिक साइज होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितना कम शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और the third factor which really affects ionization energy is effective nuclear charge। कि आखिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है कि हम अगर एक ही शेल में मूव करें, एक ही शेल हो, मतलब शेल नंबर इंक्रीज़ ना हो लेकिन प्रोटॉन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। हम जैसे जैसे नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रोटॉन जब एक्स्ट्रा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से ग्रिप करता है, बहुत फास्टली ग्रिप करता है। और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और आयनाइजेशन का प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होता है। क्यों? क्योंकि एंडो मीन्स हीट एंड थर्म मीन्स एंडो मीन्स इनसाइड एंटर एंड थर्म मीन्स हीट। मतलब इसमें हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन जॉल्स, मतलब हीट इनसाइड आ रही है। जब एनर्जी इनसाइड आ रही है, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, वो यूवी लाइट हो सकती है, वो कोई रेज हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में एनर्जी अंदर सप्लाई हो रही है, तो इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ट्रेंड्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी के? कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू द राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और इसी का रिवर्स होगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और बॉटम टू टॉप मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब इसकी क्या रीज़न है? देखिए, आप पहला पीरियड कंसिडर करें। लिसन BBC न्यूज़ ऑफ फ्राइडे नाइट। लिसन फॉर लिथियम, B for beryllium, B for boron, BE for beryllium, B for boron, C for carbon, N for news or nitrogen, and news of, O for oxygen, Friday, F for फ्लोरीन, नाइट, नियॉन। जैसे जैसे आप एक ही पीरियड में आगे आगे मूव करें, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि एक एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड होता जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तो हम रिमूव कर लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, लेकिन जो प्रोटॉन है वो ज़ोर से पकड़ेगा। शेल्स तो उतने ही हैं, बेशक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है लेकिन शेल तो उतने ही है, तो वो प्रोटॉन बहुत ज़ोर से ग्रिप करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को और इस वजह से वो रिमूव नहीं हो पाएगा। और टॉप
तो वो मतलब उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम मूव करते हैं, तो क्योंकि हर स्टेप पे एक शेल ऐड हो जाता है, एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का पुल कम हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ हम लोगों को पता है दो किस्म के आयन्स होते हैं, वन इज़ कैटाइन एंड वन इज़ एनाइन। कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है कैटाइन पे? जब एक एटम है सिंपली दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल आर सेम। लेकिन जब उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में सेम रहे, तो प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 1। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 2। तो इस इंक्रीज प्रोटॉन नंबर वाले एटम को, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ जाता है और उसको बैलेंस करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं बचता, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था उसको हमने निकाल दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन। और एनाइन क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज। वो कब आता है? जब वो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिस्कस करते हैं कि आखिर नेगेटिव चार्ज एटम पे कब आता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन उसको इन प्रोसेसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके, नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इलेक्ट्रॉन यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, एंड एफिनिटी मीन्स लव, अट्रैक्शन, चाहत, कि इलेक्ट्रॉन से किसी को कितना प्यार है। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, नॉट अब्जॉर्ब्ड। कुछ केसेस में अब्जॉर्ब भी हो सकती है। याद रखें बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी अब्जॉर्ब होती है हमेशा, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के लिए पॉजिटिव साइन। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके साथ पॉजिटिव साइन भी आ सकता है, नेगेटिव साइन भी, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन आता है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, कैन बी एंडोथर्मिक, कैन बी एक्सोथर्मिक, लेकिन यूजुअली ये नेगेटिव होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब रिलीज होगी तो हम उसके लिए कौन सा साइन लिखेंगे? नेगेटिव। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप, जब एक इलेक्ट्रॉन एड अप होता है एक वैलेंस शेल ऑफ एन एटम में टू फॉर्म अ यूनी नेगेटिव गैशियस एनाइन। अब गैशियस एनाइन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, तो जाहिर है उसमें एटम्स एक दूसरे के साथ इतने कम्पैक्टली पैक्ड हैं, इतने अरेंज हैं कि वहाँ पे आयनाइजेशन होना मुश्किल है। इस वजह से हमें एटम को पहले सेपरेट करना है, यूनी नेगेटिव गैशियस साइन की फॉर्म में लाना है, क्योंकि गैसेस में डिस्टेंस ज़्यादा होता है एटम्स के दरमियान में, तो ये प्रोसेस इजीली कैरी आउट हो सकता है। ठीक है, तो एक क्लोरीन एटम है, उसके अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोराइड आयन बनता है, और इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ -349 किलो जूल पर मोल। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, एनर्जी क्यों रिलीज होती है। देखें, बेसिकली ऐसा होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन की, देखें एटम न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिस तरह फ्लोरीन है उसमें 9 प्रोटॉन्स हैं और 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, लेकिन उसको आखिरी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हमने आयनाइजेशन एनर्जी करवा के, आयनाइजेशन एनर्जी दे के, आयनाइजेशन करवा के जैसे निकाला एक एटम में से, सपोज हमने H से निकाला या Na में से निकाला और Cl में डाल रहे हैं, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वेरिएबल होती है, लेकिन जो शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी वही होती है जो उस शेल की एनर्जी है। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब उस शेल में आएगा तो वो शेल में तभी आ सकता है जब उसकी एनर्जी और शेल की एनर्जी इक्वल हो, लेकिन उसके पास तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो जो ज़्यादा एनर्जी उसको हमने सप्लाई की थी वो सारी वो रिमूव कर देगा। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जितनी हमने दी थी उसको निकालने के लिए उतनी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फॉर्म में रिमूव कर देगा। ओके, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लॉसेस भी होंगे। देखें, आप मेरी बात सुने कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम नहीं होती, लेकिन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होती है जो उस शेल की एनर्जी होगी। अगर हम ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रखें तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी एनर्जी मैच नहीं करती। तो इस वजह से वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट आउट कर देता है, रिमूव कर देता है, ताकि वो उन शेल की एनर्जी के साथ एडजस्ट कर पाए, और वो एनर्जी जो रिमूव होती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन जिस तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, अब आगे क्लोरीन में अगर एक
अब अगर आगे ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसको बहुत ज़्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा से एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी ताकि वो उस एटम में एडजस्ट हो सके। तो इस वजह से हमें समटाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव भी लेते हैं और पॉजिटिव भी लेते हैं। और इसका भी ट्रेंड वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। कैसे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू द राइट इंक्रीज करती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ्ट टू द राइट इंक्रीज करती है। आइए जानते हैं कि आखिर इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। तो एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे बढ़ जाता है तो आप जानते हैं कि एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। तो एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे बढ़ जाता है वैसे वैसे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो होगा, जिस तरह सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर जो फाइनल आयोडीन का इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। तो फिर उस न्यूक्लियस, अब आपको पता है कि उसके और न्यूक्लियस के दरमियान साइज़ बढ़ जाता है, तो आपको पता है कि जो ऑर्बिट्स, जो शेल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे शेल्स न्यूक्लियस से दूर मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा। तो अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर मूव करेगा, क्योंकि वैलेंस शेल दूर हो गया है, बीच में इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, तो उसके वैलेंस शेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैसे भी बहुत ज़्यादा है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा तो उसकी एनर्जी में इतना फ़र्क नहीं होगा, इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्योंकि एटम का साइज़ कम है तो कम साइज़ पे पहले शेल की देखें एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दूसरे शेल की एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और जो उस वैलेंस शेल की एनर्जी उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस वो इमिट करेगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे जैसे यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू मूव टुवर्ड्स नॉन मेटल्स, तो जब हम नॉन मेटल्स की तरफ मूव करते हैं, नॉन मेटल्स की यही प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इस वजह से एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और इसको हम अगर ऐसे देखें तो लेफ़्ट टू द राइट अगर हम सेम शेल में मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शेल्स वही रहते हैं। जब प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो जाहिर है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो अपनी इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है उस एटम में, उनको और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़ोर से अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से एटम बहुत स्टेबल हो जाएगा और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है उसकी उतनी एनर्जी कम होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और जिसमें हमने ऐड किया क्योंकि उसमें प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, लेफ्ट टू द राइट बढ़ रहा है, तो उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उस एटम की ज़्यादा होगी। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा एनर्जी का, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम इस लेक्चर का एक रिव्यू ले लेते हैं। देखिए बच्चों, लर्न डिफरेंटली में आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक माय वीडियो। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यूजुअली नेगेटिव होती है क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी तो वह नेगेटिव होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक बार एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज़ हो चुकी है, अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, लाइक मैग्नीशियम में से हमने आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम को दी तो उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब ऑक्सीजन को हम वही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो अभी हमने डाला, वो सारे रिपेल करेंगे। इस वजह से उनकी रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए, उसको वहाँ पे उस वैलेंस शेल में एडजस्ट करवाने के लिए, नॉन मेटल की वैलेंस शेल में एडजस्ट करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। और आयनाइजेशन एनर्जी में एक बात आप हमेशा याद रखें दोस्तों, कि आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है, लेकिन जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब जब हम पॉजिटिव चार्ज को मज़ीद पॉजिटिव करेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो अब वो बहुत ज़ोर से पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़ोर से उसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो गया है और प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो गया है। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आपको एटम में से नहीं निकालना, वो आपको कैटाइन में से निकालना है, पॉजिटिव चार्ज में से। उसकी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का पुल है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि second ionization energy is always greater than first ionization energy. I hope you have got my lecture. I hope you have got my point. And now electron affinity is also following the same trend as that of ionization energy. I hope you have got what I am saying, and thank you so much.